क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप मेरे को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताइए, एटॉमिक नंबर जिसका ग्रेटर देन 100 हो। क्या पूछा जाएगा? एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा उस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। स्क्रीन सबको क्लियर विजिबल होगी? यस सर। ठीक है, स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रही होगी? एक सेकेंड, एक बार सेटिंग्स चेक कर लूं। ठीक, ओके। तो हम लोग साथ साथ आप लोग राइट डाउन करते रहेंगे। अभी हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ढंग से सुनते रहना और ढंग से नोट करते रहना, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, कि उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। ठीक है, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, और इससे आपको पेपर जब भी आपका होगा अभी आपको 101% इससे क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? प्रीफिक्स जो आप 0 to 9 के लिए यूज करेंगे, और प्लस में आपको उसके नाम के साथ लिखना पड़ेगा IUM। क्या लिखना पड़ेगा? IUM। मैं प्रीफिक्सेस लिखता हूं। 0 अगर है नाम में तो उसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा निल। 1 अगर है तो उसके लिए लिखा जाएगा अन। ठीक है, करण शर्मा साथ साथ राइट डाउन करते रहिए। 2 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? बाई। 3 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। 4 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? क्वाड। ठीक है, 5 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 6 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। 7 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सेप्ट। 8 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ओक्ट। 9 अगर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ENN। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर इनके सिंबल और लिख देता हूँ। निल का सिंबल जो यूज करेंगे N, अन का जो सिंबल यूज करेंगे U, बाई का जो सिंबल यूज करेंगे B, ट्राई का जो सिंबल यूज करेंगे T, क्वाड का जो सिंबल यूज करेंगे Q, पेंट का जो सिंबल यूज करेंगे P, हेक्स का जो सिंबल यूज करेंगे H, सेप्ट का जो सिंबल यूज करेंगे S, और ओक का जो सिंबल यूज करेंगे O, और ENN का जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज E। ठीक है, ये वाला नहीं है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ई है, सिर्फ ई है। ठीक है, सबने राइट डाउन कर लिया? एक बार राइट डाउन कर लिया तो अपने जहां पर बैठे हैं वहां पर हाथ उठा देंगे एक बार, यहीं पर राइट डाउन कर लिया हो तो फिर आगे चलते हैं। अगर राइट डाउन कर लिया हो तो जहां पर बैठे हैं वहीं पर एक बार हाथ उठा देंगे। मेरा हाथ दिख रहा होगा सबको? ऋचा यादव, राइट डाउन कर लिया आपने? हाँ, यस ठीक है, सर। ओके ओके, आगे चलते हैं वापस से। ठीक है, अब कहता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, नाम कैसे देना। मैंने कहा नाम कैसे देना है? नाम देना है कि जो प्रीफिक्स आपने लिखे हैं अभी 0 to 9 के लिए, और प्लस में आपको उसके नाम के साथ एंड में क्या लगाना है? IUM लगाना है। क्या लगाना है भाई? IUM। ठीक है, मैं मान लीजिए सबसे पहला ही उठाता हूं 101। ठीक है, अब 101 में 1 के लिए सिंबल देखिए, 1 के लिए सिंबल क्या था? अन। 0 के लिए सिंबल क्या था? निल। फिर 1 के लिए सिंबल क्या था? अन।
और प्लस में क्या लगाना है, IUM। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अन नील अन IUM। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो 1 का सिंबल क्या है, U, 0 का सिंबल क्या है, N, और उसका 1 का सिंबल क्या है, U। दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 101। ठीक है, मान लीजिए मैं 102 के लिए लिखता हूं, इसके लिए लिखता हूं 102 के लिए, तो 1 का सिंबल क्या, अन, प्लस 0 का सिंबल क्या, नील, ठीक है, 2 का सिंबल क्या, बाई, और फिर प्लस में क्या, IUM। तो क्या आ जाएगा, अन नील बाई UM। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UNB। ठीक है, मान लीजिए मैं लेता हूं 105 के लिए, तो क्या हो जाएगा, अन नील, और 5 के लिए क्या होता है, पेंट, प्लस में क्या, IUM। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया, अन नील पेंट और क्या, IUM। सिंबल क्या हो जाएंगे, UNP। अगर आप सबको समझ में आ गया हो तो एक बार मैं यहाँ पर 4-5 लिखता हूँ, आप लोग उसका लिखिए और फिर मैं किसी एक से पूछूंगा, ठीक है, वो मेरे को जवाब देगा। 107 के लिए, 109 के लिए, और 120 के लिए। ठीक है, जब आप लोग सब राइट डाउन कर लें तो एक बार अपना हाथ उठा लेना, मैं किसी भी बच्चे से फिर पूछ लूंगा कि सर जी मैंने ये तीनों लिख लिए, फिर मैं उस बच्चे से क्वेश्चन कर लूंगा वो। ठीक है, 3 है तो मतलब 3 बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जल्दी से। जल्दी से सर हो गए। बेटा जी, आपको बोलना नहीं है, आप सिर्फ जहां पर बैठे हैं एक बार अपना हाथ उठा लेना, बस मेरे लिए वही सफिशिएंट है, बाकी मैं कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। नितेश अग्रवाल बहुत बढ़िया। खुशी सर रावत बहुत डन। बढ़िया। नितिन यादव बहुत बढ़िया। अंजना अभी आपने सर नहीं किया है, डन डन अंजना डन हो गया। सर डन कुमकुम सर डन। सर डन डन, ठीक है, ओके। तो कुमकुम जो है वो मेरे को बताएगी 107 के लिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए कुमकुम, आपके वहां पर नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो तो कुमकुम मेरे को बताइए 107 के लिए। सर अनिल सेप्टियम। क्या बोला, अन, 1 के लिए अन हो गया, 0 के लिए क्या होगा, नील हो गया, 7 के लिए क्या हो गया, सेप्ट, सेप्ट और बाद में क्या, प्लस IUM। सिंबल क्या हो जाएंगे, IUM सिंबल UNS UNS। UNS। ठीक है, UNS। ओके ओके, 109 के लिए मेरे को बताएंगे विनय यादव जी। विनय यादव, आपके घर में लाइट अच्छे से है तो आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं, बिल्कुल इस तरह बैठिए, बेड पे आराम से पसर के बैठे हैं विनय भाई। विनय, जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे बेटा, तब बेंच पे बैठना पड़ेगा। विनय, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा, विनय बेटा सुन पा रहे हैं, विनय आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ओके चलिए, फोर्थ का क्या है, क्वेट। चलिए तो दूसरे बच्चे से पूछ लेते हैं, नितेश अग्रवाल जी आप बोलिए 109 के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। नितेश अग्रवाल जी बोलिए। सर सर अनिल इनियम अनिल, इनियम ENNIUM। सिंबल हाँ क्या हो जाएगा, यस सर UNE। UNE ठीक है,
1 2 0 के लिए आपने कर लिया होगा अन बाई Yes, sir. नील Binarium. क्या हो जाएगा William. UBN. N. ओके ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। किसी को कोई डाउट है तो वो अपनी जगह पर जहां पर बैठा हो वहीं से अपना हैंड रेज कर सकता है अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो फिर No, हम लोग sir. आगे चलते हैं। ओके देखिए बेटा जी, अब आप मेरी बात ढंग से सुन पा रहे हो तो उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये बात कर ली थी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि उसके बाद इन पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। मैंने आप लोगों को सबको ग्रुप पर पीरियोडिक टेबल भेज भी दी थी। आप लोग समझदार होते तो एक बार अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कर लेते, बना लेते, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में उसी का जिक्र होता है। हिमांशी वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। मयंक प्रथम। ठीक है, तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांट रखा है, एस पी डी एफ। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक होते हैं। ग्रुप 3 13 टू 16 18 जो है वो पी ब्लॉक होते हैं और ग्रुप नंबर 3 टू 12 जो है वो सब आपके डी ब्लॉक होते हैं। बीच में 3 टू 12 के बीच में ही आपका एफ ब्लॉक आ जाता है जहां पर एलिमेंट गायब है, वो आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे को इन सभी ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में, लेकिन वो मैं तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती हो। और मेरे हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में अभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं पहुंचे हैं। मेरे हिसाब से अगर पहुंच गए हो तो ऐसे हिलाएं, नहीं पहुंचे हैं तो ऐसे हिलाते करते। अगर नहीं पहुंचे हो तो गर्दन हिला के मना कर दीजिए अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अवनीश राव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई? No, sir. नो अवनीश राव, ठीक है जी। ओके, तो मैं उससे आगे चल रहा हूं। मैं एक टॉपिक, वो टॉपिक जगह की ये सब एक दिन का काम है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि मान लीजिए मेरे से पूछ लिया जाए कि भैया कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए आपको पीरियोडिक टेबल में उठा के और पूछ ले कि कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है और कौन से ब्लॉक में है, तो वो सब आपको तब पता चलेगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो। हिमांशी मेरी बात को अच्छी तरह समझ पा रही होगी क्योंकि उसने लास्ट ईयर इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक आप लोगों को वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती होगी अच्छे से, तब तक आप लोग पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक्स वगैरह नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ। प्रॉपर्टीज क्या है, उन प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे मोस्टली, तो उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। देखिए आपने क्या बोला था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होना। तो उन प्रॉपर्टीज को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, उससे थोड़ा आगे चले जाएंगे, बस यहाँ पर इतना फर्क है। ठीक है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, लेकिन इतना कुछ नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे उसको। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या है। एक बात मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, अगर किसी की कोई क्लास है या किसी कोई बिजी है इसके बाद तो बता दीजिए, फिर मैं सेशन कंटिन्यू नहीं करता हूं। और अगर कोई बिजी नहीं है तो फिर इस सेशन को, अगर आप का टाइम हो जाएगा तो फिर आप दोबारा से इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, अदरवाइज जैसे ही ये मीटिंग ओवर हो जाए 11:55 पे, वैसे ही आप लोग दोबारा से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे तुरंत। ठीक है, एक बार लीव करके। ओके, तो एटॉमिक रेडियस। अब देखिए आप लोग सब नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोगों से अगर कहा जाए कि रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि रेडियस क्या होती है, रोहित दाइमा जी क्या आप बताएंगे रेडियस क्या होती है? आपने सुना हो? रोहित दाइमा जी, मेघांश मयूर,
distance between थोड़ी तेज center बोलिए of the मेघांश। circle to the outermost. मेघांश थोड़ी तेज बोलिए। The distance between the center of circle to the last. देखिए आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि भैया ये कोई सर्किल है, ठीक है, ओके, ये सर्किल का सेंटर है, इस सेंटर से लेकर इस सर्किल का जो आउटर मोस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्या, रेडियस। यही पढ़ते हो आप लोग मैथ में। तो हम लोग यहाँ पर एटम को भी क्या मान रहे हैं, एक स्फीयर की तरह मान रहे हैं, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग कमजोर है मेरी तो देख लेना, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या होता है, इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए क्या बोल रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, सेल्स होती है। मान लीजिए एक सेल और बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो सभी सब लोग लिखे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मतलब ये जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है इससे और आउटर मोस्ट सेल जो होगी सबसे बाहर वाली सेल, वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात क्या की गई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to determine the exact atomic radii, कि एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन जो है वो मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी अभी तक, और नहीं पढ़ी है तो 10th क्लास में भी सुन ली होगी, एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होती है संभावना। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एटम के रेडियस की एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहां तक एटॉमिक रेडियस होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, because the probability of finding an electron can never be zero, even at a large distance। कि अगर मैं न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पर हूं तो भी मैं एटम के लिए ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है तब तक वहां पर एटॉमिक रेडियस हो सकती है, इसलिए हम लोग एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। देखिए मैं साथ साथ लेक्चर बेटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ राइट डाउन करते रहें, और ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो आप लोगों को बाद में इसमें रिवाइज करना पड़े। आप लोग जैसे ही लेक्चर खत्म हो वैसे ही आपका टॉपिक तैयार होगा। साहिल मेरा, अगली बार से आपकी ये डीपी ना हो, पहली बात जो आपने घोस्ट वाली से लगा रखी है, और अपना वीडियो ऑन करें। साहिल मेरा अपना वीडियो ऑन कीजिए आप। साहिल मेरा, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपना वीडियो ऑन कीजिए। नहीं करेंगे, हम अगेन रिपीट, साहिल मेरा क्या आप अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं? ओके, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को भी, अगर आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ और आपकी डीपी ऐसी बेकार सी कोई मिली तो मैं उस टाइम पर आपको वेटिंग रूम में रखूंगा, रूम में, क्लासरूम में नहीं आने दूंगा। मेरा तो क्या नुकसान होना है, जब आप लोगों को अपनी चिंता नहीं तो मैं क्यों सोचूं भाई।
है ना। ठीक है, अब कहता है कि इसलिए आप एक एटम की रेडियाई को एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग एटॉमिक रेडियाई को बॉन्ड की फॉर्म में पढ़ते हैं। किसकी फॉर्म में पढ़ते हैं? बॉन्ड की फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर चीज है उसके बाद कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप की हो सकती है? सबसे पहली चीज कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। आप सब लोग 10th क्लास पास करके आए हैं। मैं वैभव सिंह जी से पूछना चाहूंगा, वैभव सिंह जी क्या आपने कोवलेंट बॉन्ड का नाम सुना है कभी? यस सर। वैभव सिंह जी आप क्या मेरे को कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? क्या होती है कोवलेंट बॉन्ड? कोई बताना चाहे तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज करे। सर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, खुशी वर्मा बताना चाह रही है, बोलिए खुशी वर्मा जी। Sir, the sharing of electrons. कि वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रही है। जैसे कोई बात नहीं वैभव सिंह जी, आप सीख लीजिए और अगला चैप्टर जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का, ये वहां पे सीख लेंगे हम लोग। जैसे ये दो एटम है तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है, शेयरिंग मतलब कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग है मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का कुछ हिस्सा जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा भाई। ठीक, तो अब एटॉमिक रेडियाई निकालने, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया ये दोनों के सेंटर थे, ये डॉट लगा दिए, दोनों के सेंटर है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले ली है, ये इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगा। ठीक है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो एक एटम की रेडियाई होगी। कि कोवलेंटली बॉन्डेड एटम में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोवलेंट रेडियाई करेंगे। मैंने क्या बोला, इट इज, क्या किया है देख लेना, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस थी उसका हाफ, इट इज half of the internuclear distance between, क्लास 10 मिनट बाद ओवर हो जाएंगी तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग विद इन 5 मिनट, जैसे एक बार मीटिंग ओवर हो जाए उसके 3 मिनट बाद आप दोबारा से लिंक पे ज्वाइन करके आ जाएंगे। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। कि जो एटम कोवलेंटली बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसका हाफ, उसे हम लोग कोवलेंट रेडियाई करेंगे। मतलब दो एटम है वो दोनों कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, कोवलेंट रेडियाई होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहें कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आर कोवलेंट इक्वल टू क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम डिवाइडेड बाय कितना, 2। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर हम लोग इस तरह फॉर्मूले में बोल सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड उसका हाफ। ये दो एटम है, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, मेरे की तरफ देखिए एक बार सभी, ये दो एटम एक यहाँ एक यहाँ, तो इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है,
इसका जो हाफ होगा, ठीक है, लेकिन जरूरी है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा क्या होगा, कॉमन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दोनों का हिस्सा क्या है, कॉमन होगा, जिसे हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों के ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कहता है दूसरी चीज लेते हैं, यहां तक राइट डाउन कर लिया था खुशी वर्मा जी? नो सर, जस्ट अ सेकंड। फिर कब करोगे? सर कर लिया। बस लास्ट। अंजना जी आपने राइट डाउन कर लिया, चलो मैं आगे। अंजना? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। भैया किसी ने राइट डाउन नहीं किया हो तो एक बार बोल देना स्क्रीन को डिलीट करने से पहले, अदरवाइज फिर आपको बाद में, आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि जब आप लोगों को वो नहीं है तो फिर मैं भी नहीं सोच रहा उस चीज के बारे में। कई बच्चे जो नहीं आ रहे, एक बार फिर बोल रहा हूँ, दोबारा से लिंक जब जनरेट करें तो जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनको बोल देना कि वो ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड है वंडरवाल्स रेडियाई। ये तीन चीजें काफी बोरिंग है, इन रेडियाई के बारे में पढ़ना, ठीक है, इतना कुछ जरूरी नहीं, कहीं पे पूछेगा भी नहीं इन चीजों के बारे में। मैं कहता हूँ वंडरवाल्स रेडियाई। तो वंडरवाल्स रेडियाई में क्या कहता है कि भैया ये दो एटम थे, ठीक है, ओके, कैसी बॉन्ड होगी इनके बीच में? मयंक कैसी बॉन्ड होगी इसके बीच में? अवनीश राव? कोवेलेंट। कोवेलेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसका मैंने बता दिया, हाफ जो है वो क्या होगा, वो कोवेलेंट रेडियाई होगा, ठीक है, ओके। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में भी कैसी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। किताब में आपको डायग्राम नहीं मिलेंगे इसलिए ढंग से देख लेना। तो इनके बीच की रेडियाई क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई, ठीक। अब कहता है ये जो दोनों मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये हो गया दो एटम्स के साथ, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ जिस फोर्सेस से जुड़े हुए, देखिए दोनों में डिस्टेंस है, वैभव सिंह जी आपको दिख रहा होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है और दोनों के बीच में कुछ भी बॉन्ड नहीं दिख रही, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं इन दोनों के बीच में कैसे फोर्सेज हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज है। कैसे फोर्सेज है, वीक वंडरवाल फोर्सेज है। जहां पर आपको कोई फोर्सेज नहीं दिखता, जहां पर आपको कोई फोर्सेज नहीं दिखता वहां पर वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं। देखिए आप सभी लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन नहीं चलने से पहले जो भिवाड़ी में रहते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन मैकडी में पहुंच जाते होंगे बर्गर खाने के लिए, ठीक है, या फिर वी स्क्वायर मॉल में डोमिनोज में पहुंच जाते होंगे पिज्जा खाने के लिए, ठीक है, घूमते ही रहते होंगे कहीं बाइक पर कहीं स्कूटी पर, ओके। तो जब आप वहां पर, खुशी वर्मा के मुंह में पानी आ गया पिज्जा का नाम लेते, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अब जब आप लोग वहां पर जाते हैं तो आपके फेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल ऑटोमेटिक चिपक जाते हैं। आप नहा के गए, क्रीम पाउडर अच्छी तरह से अपने फेस पर लगा गए, तो जैसे ही आप लोग जाते हैं आपके चेहरे पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, आपको घर आते ही फिर से फेस वॉश लगा के मुंह साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो डस्ट पार्टिकल आपके चेहरे पर जिस फोर्स से अट्रैक्ट हुए उस फोर्स को वीक वंडरवाल फोर्स। कभी आपने सोचा कि आपके चेहरे पर डस्ट पार्टिकल क्यों आए? क्यों? क्योंकि आपके चेहरे ने उसको अट्रैक्ट किया और जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस। अगर वो केमिकल बॉन्ड बना लेते आपके चेहरे के साथ तो वो डस्ट पार्टिकल आपके चेहरे के अंदर चले जाते और निकालते रहो भाई, निकालते रहो, कितने दिन निकालोगे? एक दिन में थोड़े से डस्ट पार्टिकल निकले, फिर दूसरे दिन में दो और थोड़े से निकलेंगे, फिर तीसरे, इस तरह डस्ट पार्टिकल निकालते रहोगे तो केमिकल बॉन्ड नहीं होती, वो क्या होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। बेंच पर हमारे, हम एक दिन स्कूल से घर जाते हैं, अगले दिन आते हैं तो हमारे बेंच पर डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल बेंच से जिस तरह फोर्सेस से जुड़े हुए उसको हम लोग बोलते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो मैं कहता हूं ये दोनों मॉलिक्यूल वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा उसे हम लोग वंडरवाल्स रेडियाई कहेंगे, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे?
वैन डर वाल्स रेडियाई करेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज हाफ ऑफ द internuclear distance it is half of the internuclear distance between two adjacent atoms of two neighboring molecule in solid state। वो मॉलिक्यूल जो है वो किस में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। एग्जाम्पल जो दिया था उसमें सॉलिड में ही हो ना, आप लिक्विड वगैरह में तो नहीं हो ना, सब सॉलिड में ही हो, ठीक है। तो वो चीज है, तो उनके बीच में कैसे फोर्सेज है? वीक वैन डर वाल फोर्सेज है। टाइम ओवर होने वाला है, 2 मिनट बची है, कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे ही आप लोग आपकी मीटिंग ओवर हो, आप लोग दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। और सर एक बार पेज वापस करना। ओके करता हूँ, ठीक है। एक और जो बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया था वो अभी नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करें प्लीज। थैंक यू सर। कर लिया? जिन्होंने स्लाइड नीचे ऊपर करवाई थी, कल चलो नीचे। यस सर। ओके ठीक है। अब तीसरी जो रेडियाई है उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक आएगा ना अभी अगले लेक्चर में, वो टॉपिक आपके लिए इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, एसपी सर आप अगले वीडियो में अगला पढ़ाओगे, इसके और कुछ पढ़ाओगे या सर यही पढ़ाओगे? जी सर आप अगली वीडियो में यही पढ़ाओगे और कुछ पढ़ाओगे? आप कहोगे नितेश अग्रवाल जी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना जी नितेश जी? यस सर। बेटा जी अगर ये 10th क्लास में इतना ही होता तो 11th में दोबारा से नहीं डाला होता, है ना? ओके सर। कुछ ना कुछ तो मोटो रहा होगा। Yes, और sir. ये एटॉमिक रेडियस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर ये आपको समझ में आई तो ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो पे साइड हो। ओके सर। ठीक है ना भाई? मीटिंग ओवर हो सकती है कभी भी, Yes, तो sir. आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, फिर बोल रहा हूँ। तो उसके बाद है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस मतलब उन एटम्स के बीच में जिनके बीच में क्या होगी? मेटेलिक बॉन्ड होगी। देखिए एक में हमने दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग कराई थी, एक में हमने दूर रखा था, यहाँ पर मैंने दोनों को टच कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम पर इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ लास्ट टाइम छोड़ा था उसी से आगे चलते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। हम लोग कहां पर थे? हम लोग बात कर रहे थे मेटेलिक रेडियाई की, ठीक है। ओके तो मेटेलिक रेडियाई में हमने कहा था, देखिए आपने कोवेलेंट बॉन्डेड में एक दूसरे के अंदर डाल दिया था, उसको म्यूचुअल शेयरिंग करवा दी थी, वैन डर वाल फोर्सेज के लिए दूर दूर रखा था। अब मैं दोनों को टच कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने टच किया कि अगर दोनों एटम एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मेटल ही एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ती है, तो उस रेडियाई को हम लोग मेटेलिक रेडियाई कहेंगे। इट इज द half of the internuclear distance between two adjacent atoms which is bonded together by metallic bonds। जो एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा उसे हम लोग मेटेलिक रेडियाई कहते हैं, ठीक है। ओके अब आगे चलते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट मैं इतनी देर से कह रहा हूं। आप लोगों से कहीं नहीं पूछने वाला है कि मेरे को मेटेलिक रेडियाई बताइए, मेरे को कोवेलेंट रेडियाई बताइए, मेरे को
आप लोगों से कहीं पर भी नहीं गएगा, ठीक है। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहला, आपने यहां पर ये तीनों रेडियाई पढ़ी, ठीक है। एज वी नो दैट पहले में कोवलेंट रेडियाई में केमिकल बॉन्ड बनी थी, कोवलेंट फोर्सेस, दूसरे में वंडरवाल फोर्सेस, और तीसरे में मेटेलिक फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड में कैसे फोर्सेज होंगे, मेटेलिक फोर्सेस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इन तीनों में कौन से हैं, कोवलेंट फोर्सेज हैं। कोवलेंट। उसके बाद कौन से हैं, मेटेलिक फोर्सेज हैं। और सबसे जो वीक है वो कौन से हैं, वंडरवाल, ठीक है। और आप लोगों ने जब फिजिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वहां पर एक चीज तो पढ़ ली होगी, और ये आपने 9-10 में पढ़ी होगी, और याद रखना इस पूरे चैप्टर में कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर फोर्स ज्यादा है तो रेडियाई कम होगी, अगर फोर्स कम है तो रेडियाई ज्यादा होगी। फिर से बोलता हूं, इनवर्सली का मतलब अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कम होगी, अगर एक चीज कम है तो दूसरी चीज ज्यादा होगी। फोर्स अगर कम है तो रेडियाई, अवनी शर्मा, फोर्स अगर कम है तो अवनी शर्मा रेडियाई, अवनी शर्मा, फोर्स अगर कम है तो रेडियाई, अवनी शर्मा, फोर्स अगर कम है तो रेडियाई। डायरेक्टली कहा, ये इनवर्सली है, इनवर्सली। और इनवर्सली में क्या होता है, अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, ठीक है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, खुशी रावत जी आप बताइए, फोर्स अगर ज्यादा है तो रेडियाई कम होगी। फोर्स अगर कम है तो रेडियाई ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा होगी। मैं कह रहा हूं, अगर मैं इन तीनों की रेडियाई को दिखाना चाहूं तो सबसे ज्यादा से पूछूंगा, वही बोलेगा सबसे ज्यादा रेडियाई उत्कर्ष जी किसकी होगी। सर वैन डे वाल फोर्सेस वाली। हाँ, क्योंकि उसका फोर्सेस सबसे वीक है, इसका मतलब वो रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कौन सी होगी, मेटेलिक रेडियाई। एंड इन तीनों में सबसे छोटी जो रेडियाई होगी वो कौन सी होगी, वो होगी कोवलेंट रेडियाई। कौन सी होगी भाई, कोवलेंट रेडियाई। चलें आगे। अमित कुमार जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, चलें क्या। यस सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम आएगी वो काम आएगी यहां पर। देखिए, अगर आपको वेरिएशन आ जाएगा, वेरिएशन मतलब चेंज होना ऑफ किसका, एटॉमिक रेडियाई का। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन मतलब कि जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी थी उसमें हिमांशी, गूगल जूम पे तो बहुत कम डाटा लगता है, कैसे खत्म हो गया तेरा डाटा। सर हो गया। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। कौन सी सिम यूज कर रही है, जियो की। यस सर। 101 रुपए में 12 GB मिलता है, वो डलवा लेना, अभी चलती रहा अभी तो, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब कहते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कि आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, मतलब 18 ग्रुप्स होते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, मतलब पीरियड्स होते हैं। जैसे मैं एक स्केच ड्रा करता हूं रफली,
कि आप लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल देखी होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज हो रही है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो दो टाइप के वेरिएशन पढ़ेंगे। एक वेरिएशन पढ़ेंगे अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड। अलोंग ए पीरियड का मतलब होता है एक पीरियड के अलोंग चले। पीरियड कैसे थे? हॉरिजॉन्टल। ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हिस्सा है, ये पीरियोडिक टेबल का राइट हिस्सा है। मतलब मैं अगर लेफ्ट टू राइट चलूं, इससे इधर से इधर, तो उसे अलोंग ए पीरियड बोलेंगे। मतलब और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके। आप लोगों ने 10th क्लास तक थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी। मैं यहां तक अगर राइट डाउन कर लिया हो तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं इसको। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, उसी का मैं फायदा उठा रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, बाकी देखिए, मैंने किसी भी पीरियड के कुछ एलिमेंट उठा लिए। एलिमेंट कौन से पीरियड के उठाए? सेकंड पीरियड के उठा लिए। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। उसके बाद अलोंग द पीरियड, अंजना अगला एलिमेंट कौन सा होगा? अंजना जब आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो अगला एलिमेंट कौन सा होगा? अंजना को मेरी आवाज नहीं सुन रही शायद। ये सबने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। मूविंग फ्रॉम, एक सेकेंड, हाँ, एज वी मूव अलोंग द पीरियड और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैं अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं या फिर बोलेंगे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, द एटॉमिक रेडियाई, क्या हो गया एटॉमिक रेडियाई? क्या हो गया एटॉमिक रेडियाई भाई? अभी पढ़ा, क्या होगी? Decrease. क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू Nuclear charge increase. इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एंड दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे थे, एंड इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुए थे एडेड इन सेम शेल। कि आपने लिथियम से बेरिलियम में देखा, बेरिलियम से बोरॉन में देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे सेकंड शेल में ही ऐड होते जा रहे हैं। एज वी मूव अलोंग द पीरियड और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल। अब चार्ज बढ़ने से क्या हुआ? मैंने कहा था क्या बढ़ जाएगा? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Force of attraction. increases by which atomic radii decreases। ठीक है भाई, बाय विच, जिसके द्वारा क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो गई बेटा? कम हो गई। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो वेरिएशन होता है वो होता है अलोंग द ग्रुप का, अलोंग द ग्रुप। ठीक है, या और अलोंग द ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप कैसे होते हैं? वर्टिकल। तो हम लोग बोल सकते हैं और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। As we move along the group or moving from top to bottom। अमन निरंजनी भेज देंगे डेट शीट आपको, आज ग्रुप में शेयर भी कर दी थी हिमांशी ने। ठीक है, along the group और moving from top to bottom। अब मैं टॉप टू बॉटम के लिए कोई एक ग्रुप ले लेता हूँ, क्योंकि along the group बोल रहा हूँ, तो एक ग्रुप ले लिया मैंने। मान लीजिए मैंने जो ग्रुप लिया वो फर्स्ट ग्रुप ले लिया, तो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से? कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम 3, उसके बाद उसके नीचे कौन है? सोडियम
11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55। ठीक है, आपको ये एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए इस चीज से। उसके बाद दूसरी चीज है न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरी चीज क्या लिखते थे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली कुछ ही बच्चों को आती होगी, सबको नहीं आती होगी, इसलिए थोड़ी ड्राइंग कमजोर है भाई मेरी, लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना एटॉमिक नंबर मतलब +3, इसके ऊपर +11, इसके ऊपर +19, इसके ऊपर +37, इसके ऊपर +55। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसकी 1s2 2s2 2p6 3s1, इसकी आर्गन 18 4s1, ये AR है। उसके बाद क्रिप्टॉन 5s1, उसके बाद जीनॉन 6s1। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ताकि आप लोगों को याद हो, इसकी जगह पे याद लिख सकते हैं नियॉन 3s1। ठीक, ओके। अब काम की बात पर आते हैं कि हम लोगों को वेरिएशन चेक करना है। तो सबसे पहले स्केच ड्रा करते हैं कि लिथियम का स्केच क्या होगा, सोडियम का क्या होगा। कितनी शेल है, कितनी शेल है, कोई भी एक बच्चा बोलिए कितनी शेल है? 2 तो लिथियम का बनाइए, न्यूक्लियस 1 शेल और ये 2 शेल। ठीक, लिथियम। सोडियम में कितनी शेल है? सोडियम में कितनी शेल है? 3 3। 1 शेल, ये 2 शेल और ये 3 शेल सोडियम। पोटेशियम में बोलिए कितनी शेल है? 4 4। पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद रुबिडियम में बताइए कितनी शेल है? 5 5। ओहो, ठीक है। तो आप देखिए, मैं अभी सीजियम का नहीं बना रहा हूं, यहीं से सीखते हैं। लिथियम में 2 शेल थी, सोडियम में 3 शेल थी, पोटेशियम में 4 शेल हैं और रुबिडियम में 5 शेल हैं। आपने एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट सेल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट सेल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट सेल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट सेल। तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि जब आप लिथियम से और नीचे रुबिडियम सीजियम तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? बढ़ रही है बढ़ रही है, मतलब साइज बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं एज वी मूव अलोंग द ग्रुप, as we move along the group or moving from top to bottom, the atomic radii क्या हो रही है भाई? सर एक बार ऊपर करना। As we move along the group, आप देखिए जब ग्रुप में चल रहे हैं तो आपने अभी कहा था एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन में, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। तो डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोग बोलेंगे जब हम लोग अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं और टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है भैया? इंक्रीज हो रही है। किस वजह से इंक्रीज हुई? इंक्रीज हो रही ड्यू है टू इंक्रीज इन, क्योंकि हर बार ये क्या बढ़ती जा रही है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ
शेल्स। हर बार एक क्या बढ़ती चली गई, शेल बढ़ती चली गई ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, अब एक बात यहां पर आई, क्या आई कि अगर देखें तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी +3 से +11 हो गया, +11 से +19 हो गया, +19 से +37 हो गया, +55 हो गया। तो अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी तो बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, हमने अभी पीछे लिखा था कि चार्ज बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, और फोर्स बढ़ता है तो रेडियस कम होती है। तो ये होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो चार्ज 1 यूनिट बढ़ रहा था, यहाँ पर तो काफी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बट लेकिन होता क्या है, बट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। बट एटॉमिक रेडियाई क्या, सॉरी, बट एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, तो इसके लिए एक चीज है, क्या है वो, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब कहेंगे ये तो हमने जी वहां पर पढ़ लिया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोग निकालते हैं जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव होता है Z-S के बराबर। ओके, ठीक, आपने ये 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। ओके, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं पढ़ा होगा। क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। किसी पर्टिकुलर एटम के लिए अगर आपको जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बोले तो वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है स्लेटर रूल से। किससे निकाला जाता है, स्लेटर रूल से। तो अगर आपको लगता हो कि भैया ये तो मैंने वहां पर नहीं पढ़ा, और मैं आपको बोलता हूं इस स्लेटर रूल से क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, देख लेना ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको लगता हो कि भैया ये हमने नहीं पढ़ा 10th क्लास में, ठीक है, क्योंकि देखो 14 बच्चे 13 बच्चे हैं, बाकी सब गलत है। तो अगर आपको लगता हो, एक बार सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि ये हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा और हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो कल की जो क्लास है वो अच्छे से अटेंड कर लेना। टाइमिंग में भी चेंज की 10 बजे सुबह क्लास हो जाए। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड भैया डेली का काम डेली करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके ऊपर इस चैप्टर का बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। ये रूल आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो एक बार भी हाथ उठा ले कि सर मैंने पढ़ा। अमित कुमार जी, आपने पढ़ा है? अमित कुमार जी, आपने पढ़ा है क्या? यस सर। स्लेटर रूल। सर ये रूल नहीं पढ़ा, ये चैप्टर ये पढ़ा हुआ है। चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, रूल नहीं पढ़ा हुआ। अगर एक बात खुद नहीं सोचने पढ़ा हुआ की है, अगर ये चैप्टर एज इट इज का एज इट इज अगर आपको इनको 10th वाला ही सेम रखना होता तो 11th क्लास में क्यों डालते? सोचने की बात है। ठीक है ना भाई, चलिए तो फिर मिलते हैं। एक बार अपने फ्रेंड्स को बोल देना कल ज्वाइन करें, लीव कर सकते हैं आप लोग मीटिंग। ठीक है।